एक सवाल है मेरा। सबसे ज्यादा डरावनी कहानियां कौन सी होती हैं? वो जिनमें कोई कोई बड़ा सा राक्षस शहर तबाह कर रहा हो, या फिर वो जो हमारे आसपास से निकलती हैं, जैसे गांव के बाहर वो पुराना वीरान कुआं? जिसके पास जाने से घर के बड़े हमेशा रोकते थे। हाँ बिल्कुल वही। मेरे ख्याल से तो डर हमेशा पास की चीजों से ही ज्यादा लगता है। जो चीज हम नहीं जानते उसका डर तो बस कल्पना में होता है, लेकिन जो डर हमारे आसपास होता है वो हमारी रगों में बसता है। बिल्कुल सही। और आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास एक आधुनिक हिंदी हॉरर कहानी की स्क्रिप्ट है, काले कुएं का श्राप। और हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें डर को बुना कैसे गया है। सवाल यह है कि एक किसान की लाचारी और गरीबी एक भूतिया कुएं की कहानी से मिलकर इतनी भयानक कैसे बन जाती है। ये बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि ये कहानी सीधे सीधे हमारी लोक कथाओं से जुड़ती है, जहाँ असल दुनिया की जो मुश्किलें होती हैं, सूखा, कर्ज, भूखमरी, वो अक्सर किसी भूत प्रेत या आप कह सकते हैं श्राप का रूप ले लेती हैं। यहाँ कुआं सिर्फ एक गड्ढा नहीं है, वो असल में गरीबी और उम्मीद के बीच का एक अंधेरा रास्ता है। और असली डर उस रास्ते पर चलने की मजबूरी है। बिल्कुल। तो चलिए ऐसी मजबूरी से बात शुरू करते हैं। कहानी का जो मुख्य किरदार है रामलाल यादव, वो कोई विलन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बिहार के धनपुर गांव का एक आम किसान है, बस अपने परिवार का पेट पालना चाहता है। लेकिन हालात उसके बिल्कुल खिलाफ है। 3 साल से सूखा पड़ा है, खेत बंजर हैं, सिर पर कर्ज है। कहानी में एक छोटी सी लाइन है जो मुझे बहुत असरदार लगी। बिजली कभी कभी आती थी और लोग अब भी दीपक की रोशनी में दिन काटते थे। ये सिर्फ माहौल बनाने के लिए नहीं है ना? नहीं, ये उस जगह के अकेलेपन को दिखाती है, उसके पिछड़ेपन को, एक ऐसी जगह जहाँ कुछ भी अजीब हो सकता है और किसी को शायद खबर भी ना हो। हाँ। और यही माहौल रामलाल के किरदार को एक ट्रैजिक हीरो बना देता है। मतलब एक ऐसा नायक जिसकी किस्मत में ही शायद हार लिखी है। हाँ। वो लालची नहीं है, नहीं, लेकिन हालात उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल देते हैं जहां से वापसी शायद मुमकिन ही नहीं है। और यही कहानी का मनोवैज्ञानिक पहलू सामने आता है। बिल्कुल। उसके सामने 2 डरावने विकल्प हैं। हाँ। एक तरफ है भूखमरी का डर, जो जाना पहचाना है, निश्चित है, और दूसरी तरफ है उस शापित कुएं का अनजाना डर। और जब कोई इंसान भूख से इतना टूट जाता है कि वो एक जाने माने श्राप को भी आजमाने के लिए तैयार हो जाए, तो डर का मतलब ही बदल जाता है। और ये बात हमें कहानी के केंद्र पर ले आती है, चौधरी का वो पुराना कुआं। गांव में सब मानते हैं कि वो शापित है। एक कहानी है उसके पीछे। हाँ, कि 30 साल पहले कोई किसान उसमें गिर गया था और तब से वहां एक काला साया दिखता है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा डरावनी लगी वो थी रामलाल की पत्नी गौरी, उसकी चेतावनी। वो कहती है, वो कुआं मरा हुआ है रामलाल, वहां जाना मत। मरा हुआ कुआं, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कह देते हैं। हाँ। ये सिर्फ ये नहीं कह रहा कि कुआं सूखा है, ये कह रहा है कि वो जीवन देने की अपनी ताकत खो चुका है। जो चीज पानी देकर जीवन देती थी, अब वो मौत से जुड़ गई है। और शायद मौत लाती भी है। बिल्कुल। लोक कथाओं में कुएं या तालाब हमेशा से 2 दुनियाओं के बीच का दरवाजा माने गए हैं। अच्छा। एक रास्ता जो जमीन के नीचे किसी और ही दुनिया में खुलता है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो काला साया का जिक्र है वो जानबूझकर साफ नहीं बताया गया है? मतलब कोई भूत या चुड़ैल की शक्ल नहीं दी गई? हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही चालाक तकनीक है। जब आप किसी राक्षस का चेहरा दिखा देते हैं तो डर वहीं तक रह जाता है। सही बात है। लेकिन काला साया कहने से डर की कोई सीमा नहीं रहती। सुनने वाले का दिमाग खुद सबसे डरावनी तस्वीर बनाता है। डर बाहर से नहीं, हमारे अंदर से पैदा होता है। बिल्कुल, और इसीलिए वो ज्यादा असरदार होता है। सही। तो रामलाल इन सब चेतावनियों को अनसुना करके उस कुएं पर पहुंचता है। आधी चांदनी रात, झिंगुरों की आवाज, माहौल पूरा तैयार है। हाँ। और फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद नहीं थी। उसे कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज आती है, पानी दो, बहुत प्यास लगी है। ये मुझे बहुत अजीब लगा। एक शापित जगह से कोई मदद मांग रहा है। हाँ, ये डरावना होने के साथ साथ कंफ्यूजिंग भी है, जैसा आपने कहा। हाँ। ये कहानी का एक बहुत चतुर मोड़ है। ये रामलाल और जो भी कहानी सुन रहा है, दोनों के मन में एक दुविधा पैदा करता है कि क्या सच में कोई प्यासी आत्मा है जो पीड़ित है, या ये एक जाल है। डर तब और गहरा हो जाता है जब वो अच्छाई का मुखौटा पहनकर आता है। और रामलाल शायद एक पल के लिए सोचता है कि वो किसी की मदद कर रहा है। हाँ। वो बाल्टी डालता है, लेकिन जो पानी बाहर आता है, सच कहूं तो कहानी का ये हिस्सा पढ़कर मुझे बहुत बहुत अजीब लगा।
पानी गाढ़ा, काला और गर्म था, और स्क्रिप्ट में लिखा है जैसे किसी के शरीर से निकला हो। ये पानी नहीं लगता, ये किसी तरह का जैविक तरल है। हाँ, ये एक बहुत ही शक्तिशाली सेंसरी डिटेल है। ये हमें बताता है कि कुएं में जो भी है वो कोई साधारण भूत प्रेत नहीं है, वो कोई जीवित या कह सकते हैं मृत जीवित चीज है। एक तरह की करप्टेड लाइफ फोर्स। बिल्कुल, वो पानी नहीं है, वो उस चीज का ही एक हिस्सा है, और रामलाल अपनी लाचारी में उसी चीज को अपने खेतों में डाल देता है। और नतीजा एक शैतानी चमत्कार। अगली सुबह खेत लहलहा रहे हैं जैसे सालों बाद बारिश हुई हो। ये एक क्लासिक सौदा है ना, जैसे किसी ने अपनी आत्मा बेच दी हो। हाँ, एक तरफ फायदा तो मिला, पर यह साफ है कि इसकी कीमत बहुत बड़ी होगी, कभी भी आसान नहीं होती। कहानी बहुत खूबसूरती से इस अलौकिक वरदान को सीधे आने वाले श्राप से जोड़ देती है। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है। नहीं, ये रामलाल के उस एक फैसले का सीधा नतीजा है। उसने एक सौदा किया है, और अब उस सौदे की शर्तें लागू होंगी। हाँ, और शर्तें बहुत जल्दी सामने आने लगती हैं। डर अब खेतों से निकलकर रामलाल के घर के अंदर आ जाता है और सबसे कमजोर कड़ी को पकड़ता है। उसके 10 साल के बेटे मुन्ना को। बच्चा रात में नींद में बड़बड़ाने लगता है, बाबा वो और पानी मांग रही है। ये पढ़ते हुए मेरे तो सच में रोंगटे खड़े हो गए। ये डर को व्यक्तिगत बनाने का सबसे असरदार तरीका है। जब तक खतरा बाहर था, रामलाल शायद उससे लड़ भी लेता, लेकिन जब वही खतरा आपके बच्चे के मुंह से बोलने लगे तो आप कहाँ भागेंगे? सही बात है। वो आत्मा बच्चे को एक माध्यम बनाकर घर की दहलीज पार कर चुकी है। तो सौदा सिर्फ फसल के लिए नहीं था? नहीं, उस कुएं की प्यास कुछ और ही है। और वो प्यास क्या है, ये कहानी के क्लाइमैक्स में पता चलता है। हाँ। तीसरी रात जोर की बारिश हो रही है और रामलाल की आंख खुलती है तो घर का दरवाजा खुला हुआ है। उसे कुएं की तरफ से एक अजीब सी रोशनी आती दिखती है और उसका बेटा मुन्ना कुएं के किनारे खड़ा है। वो उसे रोकने के लिए भागता है, लेकिन तब मुन्ना जो कहता है वो इस सौदे की पूरी कीमत साफ कर देता है। हाँ। वो कहता है, वो मुझे नीचे बुला रही है बाबा, तुमने उसका पानी लिया था, अब उसे तुम्हारा चाहिए। अब उसे तुम्हारा चाहिए, ये एक वाक्य पूरी कहानी का सार है। अदला बदली। बिल्कुल। उस आत्मा ने रामलाल के खेतों को अपना पानी दिया, अपनी जीवन शक्ति का एक हिस्सा। हाँ। अब बदले में उसे रामलाल का पानी चाहिए, यानी उसका खून, उसका वंश, उसका बेटा। ये लोक कथाओं का एक बहुत पुराना और बहुत क्रूर नियम है। हाँ। कि एक छोटी सी गलती की सजा बहुत बड़ी और भयानक होती है। अब ये साफ हो जाता है कि कुएं की आत्मा को पानी की नहीं, जीवन की प्यास थी। हाँ। और अंत बहुत तेज और बेरहम है। रामलाल कुछ कर पाता उससे पहले ही मुन्ना कुएं में खींच लिया जाता है। और जब वो उसे बचाने की कोशिश करता है तो कुएं से निकले काले हाथ उसे भी अंदर खींच लेते हैं। कहानी यहाँ खत्म हो सकती थी, एक दुखद अंत के साथ। हाँ, लेकिन जो इसके बाद होता है वो इसे एक व्यक्तिगत हादसे से उठाकर एक स्थायी किंवदंती बना देता है। बिल्कुल, एक चेतावनी जो हमेशा उस गांव में गूंजती रहेगी। अगली सुबह गांव वाले देखते हैं कि रामलाल और मुन्ना गायब हैं। हाँ। कुआं फिर से वैसा ही सूखा पड़ा है और पास में सिर्फ रामलाल की एक फटी हुई चप्पल है। वो चप्पल का डिटेल बहुत मार्मिक है। एक पूरी जिंदगी का बस यही एक निशान बचा। उस खालीपन को दिखाता है जो वो अपने पीछे छोड़ गए। और फिर गांव वाले जो करते हैं वो भी बहुत दिलचस्प है। वो उस कुएं से लड़ने की या उसे खत्म करने की कोशिश नहीं करते। नहीं, वो उसे पत्थर और मिट्टी से हमेशा के लिए बंद कर देते हैं और उसकी दीवार पर लिखते हैं, जो प्यासा था उसे अब पानी मिल गया। ये वाक्य जितना शांत है उतना ही डरावना भी है। हाँ, ये एक तरह से उस अलौकिक सौदे की स्वीकृति है। हाँ। गांव वाले उस ताकत को स्वीकार कर रहे हैं। वे जानते हैं कि वे उसे हरा नहीं सकते, इसलिए दूरी बना लेते हैं। हाँ, ये लोक कथाओं की एक आम सीख को दिखाता है कि कुछ ताकतें इतनी पुरानी और शक्तिशाली होती हैं कि उनसे लड़ा नहीं जाता, उनसे सिर्फ बचकर रहा जाता है। वो उस अध्याय को बंद तो कर रहे हैं, पर उन्हें पता है कि वो शक्ति आज भी उस कुएं के नीचे है, मौजूद है। और कहानी की आखिरी लाइनें इस बात को पक्का कर देती हैं। लिखा है कि आज भी रात में उस बंद कुएं के पास से एक बच्चे की हंसी और एक आदमी की चीख एक साथ सुनाई देती है। कोई समाधान नहीं, कोई सुकून नहीं मिलता, बस एक अंतहीन दर्द है जो उस जगह में हमेशा के लिए बस गया है। और यही अंत कहानी को अमर बना देता है। ये एक किंवदंती बन जाती है जिसका मकसद आने वाली पीढ़ियों को डराना भी है और चेतावनी देना भी
कि कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ सौदे होते हैं जिन्हें कभी नहीं करना चाहिए। चाहे मजबूरी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? काले कुएं का श्राप जैसी कहानी ये दिखाती है कि सबसे गहरा डर तब पैदा होता है जब अलौकिक डर हमारी असल जिंदगी के डरों से मिल जाता है। गरीबी का डर, अपने परिवार को ना बचा पाने का डर, अपने बच्चे को खो देने का डर। कुएं का भूत तो बस एक माध्यम है। बिल्कुल, असल श्राप सिर्फ कुएं की आत्मा नहीं है, बल्कि वो सामाजिक और आर्थिक हालात भी हैं जो रामलाल जैसे इंसान को उस कुएं तक जाने पर मजबूर करते हैं। सही बात है। आप सोचिए, अगर सूखा ना होता, अगर उसके पास अपने परिवार को खिलाने का कोई और जरिया होता, तो क्या वो कभी उस श्रापित कुएं के पास भी जाता? शायद कभी नहीं। इस कहानी का असली विलन तो वो गरीबी है। हाँ, और ये हमें कहानी के उस आखिरी वाक्य पर वापस ले आता है, जो प्यासा था उसे अब पानी मिल गया। इस पूरी बातचीत के बाद ये सवाल और भी गहरा हो जाता है, असल में प्यासा कौन था? क्या वो कुएं में सदियों से कैद अकेली आत्मा थी, या फिर रामलाल जो एक बेहतर जिंदगी के लिए, अपने परिवार के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए इतना प्यासा था कि उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक जवाब नहीं है। शायद दोनों ही अपनी अपनी तरह से प्यासे थे, और ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब किसी भी तरह की प्यास, चाहे वो पानी की हो, जिंदगी की हो या सम्मान की, जब वो हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो इंसान और राक्षस के बीच का फर्क मिटा सकती है। Welcome to the Darkverse. Subscribe for more dark stories. The darkness awaits.